न कत्ल की न हवस की, आज की सच्ची कहानी है अपनों के खिलाफ अपनों के गहरे साजिश की। कोई पाकर भी खो देता है, कोई खोकर भी पा लेता है। सच ही कहा गया है, विधना का लेखा कोई नहीं जाने। मतलब कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। दोस्तों, आज की जो कहानी है बेहद ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे कहानी को, पूरे घटना को। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना कुमार विजेता कहानी खबर तक में सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सलाम करता हूं। और फिर से एक विनती है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखे, ताकि अगली वीडियो में आपकी नाम की घोषणा की जा सके। दरअसल आज की जो कहानी है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के गंगा नदी के उस पर बसे जिला वैशाली की। इस वैशाली जिले का एक गांव पड़ता है ब्रह्मपुर। इसी ब्रह्मपुर का निवासी दिनेश बिल्डर बनने के लिए वेल्डिंग का काम सीखने पास के हिस्सा हाजीपुर के एक प्राइवेट ITI संस्थान में एडमिशन करवा लेता है। वहीं पर एक साल रहकर पूरे मन से वेल्डिंग का काम सीखता है। जब एक साल बाद दिनेश का रिजल्ट आता है तो पूरे संस्थान में वह प्रथम आता है। वह सर्टिफिकेट लेकर वापस गांव आता है और फिर काम की तलाश में लग जाता है। आखिरकार उसे पाइपलाइन के एक कंपनी में काम लग जाता है। उस कंपनी का काम गुजरात में चल रही थी। दिनेश जाने की तैयारी कर अगले दिन गुजरात के लिए हाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां से गुजरात जाने वाली ट्रेन पकड़कर 2 दिन सफर करने के बाद गुजरात पहुंच जाता है और कंपनी में बिल्डर के डिग्नेशन पे ज्वाइन कर लेता है। हालांकि इससे पहले दिनेश को कई सारे रूल फॉलो करने होते हैं। दिनेश का मेडिकल जांच होता है, बिल्डिंग का टेस्ट होता है। इन सब प्रक्रियाओं में दिनेश अच्छे से पास हो जाता है और कंपनी उसे 35,000 के मंथली सैलरी पे रख लेता है। और फिर एक दिन बाद दिनेश काम शुरू कर देता है। इधर जब दिनेश घर वालों को बताते हैं कि ठीक ठाक से पहुंचने के बाद कंपनी ने उसे 35,000 मंथली सैलरी पर रख लिया है, दिनेश के छोटे भाई के साथ साथ उसके माता पिता और सभी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दिनेश के घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। इधर जब दिनेश को पहली तनख्वाह मिलती है तो वह कुछ अपने खर्चे के लिए पैसे रखकर सारा पैसा घर भेज देता है। इस तरह 1 साल तक घर पैसे भेजते रहता है और इन 1 साल में वह कंपनी का सबसे अच्छा बिल्डर बन जाता है। एक दिन कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वह अपने ऑफिस में दिनेश को बुलाता है और कहता है, तुम जिस लगन और मेहनत से कंपनी में अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी काम की वजह से कंपनी ने तुम्हें दुबई विदेश भेजने का फैसला लिया है, क्योंकि वहां हमारे कंपनी का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और तुम्हारे जैसे अच्छे बिल्डर की वहां बहुत जरूरत है। वहां तुम्हें दुगुनी सैलरी भी मिलेगी। क्या तुम दुबई जाने को तैयार हो? इस पर दिनेश कुछ देर सोचकर कहता है कि साहब, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है और घर से आए हुए 1 साल हो चुका है। अगर 1 महीने की छुट्टी मिल जाती तो मैं घर होकर भी आ जाता और पासपोर्ट भी बनवा लेता। फिर कंपनी उसे 1 महीने की छुट्टी देता है और वह लौट कर 1 साल बाद अपने घर आता है। फिर सारी बातें अपने छोटे भाई और माँ बाप को बतलाता है। उसे जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बनवा कर दुबई जाना है। दिनेश की माँ कहती है, 1 साल बाद तो आए हो, फिर इतनी जल्दी क्या है? अभी तुम कुछ दिन घर पर रहो, अच्छे खासे पैसे कमाने लगे हो। हम लोग सोच रहे हैं तुम्हारी शादी इसी साल कर दी जाए। दिनेश कहता है, माँ, हमारी अभी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, पहले 1 साल और कमाने दो, फिर शादी भी बड़ी धूमधाम से करेंगे। आखिरकार माँ दिनेश की बात मान लेती है। फिर दिनेश अपना पासपोर्ट बनवाकर मुंबई चला आता है, जहां उसका मेडिकल टेस्ट और जो प्रक्रिया होती है दुबई जाने से पहले वो सब प्रक्रिया पूरी करता है और 10 दिन के बाद उसका 2 साल का वीजा आ जाता है। फिर वो प्लेन से दुबई पहुंच जाता है और कंपनी ज्वाइन करने के बाद अपने काम में लग जाता है। देखते देखते 2 साल बीत जाता है, लेकिन इस बीच वो जो भी कुछ पैसा कमाता है, कुछ पैसा अपने खर्च के लिए रखकर सारा पैसा घर भेजते रहता है। जब 2 साल बीत जाते हैं तो उसे घर जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है। जब वह इस बार घर वापस आता है तो दिनेश का बड़ा ही आवभगत होता है। दरअसल उसने अपने घर की आर्थिक तंगी दूर कर दी थी। दिनेश घर आते ही अपने पुराने झोपड़ी की जगह पक्का का मकान बनवाता है। इसी दौरान उसके घर से 15 किलोमीटर दूर हाजीपुर से सटे आनंदपुर से महेश यादव अपनी बेटी सोनिया का रिश्ता दिनेश से घर लेकर आता है और फिर दिनेश को पसंद कर लेता है। फिर दिनेश के पिता अर्जुन यादव महेश यादव की बेटी सोनिया को देखते हैं तो झट से शादी के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि सोनिया देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील होती है। फिर शादी का दिन तय होता है। दिनेश और सोनिया की शादी 12 मई 2021 को बड़े धूमधाम से संपन्न हो जाता है। शादी के बाद उन दोनों का जीवन खुशी खुशी बीतने लगता है।
और देखते ही देखते 3 महीना कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फिर उसे दुबई से कंपनी का बुलावा आ जाता है। दुबई जाने की तैयारी करने लगता है और जिस दिन दुबई जाना होता है उस दिन दिनेश अपनी पत्नी से कहती है, मैं तुम्हें दुबई में हमेशा मिस करूंगा, तुम कहीं मुझे भूल मत जाना। अगर तुम मुझे भूल भी गई तो मुझे भोले बाबा पर पूरा विश्वास है कि हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रखेंगे। तो सोनिया कहती है, आपके साथ 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए और इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक रिश्ता निभाऊंगी। और हंसते हुए कहती है, लेकिन हाँ, तुम किसी दुबई वाली के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि 7 जन्म क्या जन्मों जन्म तक तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। इतना सुनते ही दिनेश सोनिया को गले लगा लेता है और उसके माथे को चूमकर घर से बाहर आता है। फिर माँ के पांव छूकर आशीर्वाद लेता है और जाते जाते अपने छोटे भाई को अपनी भाभी का ख्याल रखने को कहकर घर से निकल जाता है। दुबई में आकर दिनेश को काम करते करते अभी लगभग 3 महीने बीते होते हैं कि एक दिन उसके छोटे भाई का फोन आता है। वो कहता है, भैया भाभी तो बहुत ही संस्कारहीन और चरित्रहीन निकली, कल रात किसी लड़के के साथ भाग गई। हम लोगों ने रात से लेकर सुबह तक खोजा है लेकिन भाभी का कोई अता पता नहीं है। इतना सुनने के बाद दिनेश को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसकी पत्नी सोनिया आने के वक्त जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई थी, आज वह उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। फिर दिनेश अपने छोटे भाई से पूछता है कि तुम लोगों ने थाने में अपहरण का रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि नहीं। इस बात पर दिनेश का छोटा भाई कहता है कि पिताजी कह रहे थे घर की इज्जत तो भागकर चली गई, कि आप समाज में भी नाक कटवाएंगे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर। तो दिनेश कहता है, लेकिन गांव समाज को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, फिर क्या होगा। दिनेश का भाई कहता है, फिर क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, कोई बहाना बना देंगे, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिनेश का छोटा भाई दिनेश को समझाते हुए कहता है। तो दिनेश कहता है, तुम पिताजी से बात कराओ, मुझे उनसे बात करनी है। इस पर दिनेश कहता है, पिताजी बहुत ही टेंशन में है, तो तुमसे बात करके एकदम से टूट जाएंगे। भैया तुम किसी तरह जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। आखिरकार दिनेश मन मसोर कर रह जाता है। अब दिनेश की अपनी पत्नी के वियोग में हालत खराब होने लगती है। उसका काम में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था। फिर दिनेश कंपनी के बड़े साहब से बात करता है और कहता है, साहब मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दो, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। दिनेश बदनामी के डर से अपनी पत्नी की करतूत की सारी सच्चाई साहब को नहीं बताता है। तो कंपनी के बड़े साहब बोलते हैं कि अभी तो तुम्हें 3 महीने बस आया हुआ है और तुम जाने की बात कर रहे हो। अगर पत्नी बीमार है तो एडवांस ले लो, घर पैसे भेज दो। लेकिन कहता है कि जब मेरी पत्नी ही नहीं बच पाएगी तो मैं कमाकर इन पैसों का क्या करूंगा। फिर बार बार विनती करने के बाद आखिरकार उसे घर जाने के लिए छुट्टी मिल जाती है। दिनेश फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता है। वहां से ट्रेन पकड़कर पटना जंक्शन पहुंचता है। लेकिन पटना पहुंचने से 2 घंटा पहले ही अपने पिता को कॉल करके कहता है कि छोटा भाई को बाइक लेकर पटना जंक्शन पर मुझे लाने के लिए भेज दीजिएगा। दिनेश का छोटा भाई उसके पहुंचने से पहले ही पटना जंक्शन पर पहुंच जाता है। जैसे दिनेश ट्रेन से उतरता है, वो अपने भाई के साथ बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में दिनेश अपने भाई से कहता है, तेरी भाभी का हर हाल में पता लगा कर रहूंगा। लेकिन जब दिनेश का छोटा भाई घर पहुंचता है तो उसे अकेला देखकर उसके पिताजी पूछते हैं कि दिनेश कहाँ है, तुम उसको बुलाने के लिए गए थे। इतना सुनते ही दिनेश का भाई फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है, जब हम दोनों भाई साथ घर आ रहे थे तो गंगा नदी पर बने पुल पटना पुल पर भैया ने कहा गाड़ी रोको, और जैसे ही हमने गाड़ी रोकी तो भैया बोला मैं कौन सा मुंह लेकर गांव जाऊंगा, और इतना कहते हुए रोते हुए पुल से नदी में छलांग लगा दी। और देखते ही देखते भैया का कुछ पता नहीं चल पाया। मैंने बहुत चिल्लाया, लोगों से विनती भी की कि कोई मेरे भाई को बचा लो, लेकिन बीच गंगा नदी में किसी को कोई उपाय नहीं सूझा और भैया हम लोगों को छोड़कर गंगा मैया के गोद में समा गया। इतना बात सुनते ही घर में कोहराम मच जाता है। चारों तरफ रोने की चीख पुकार सुनाई देने लगती है, मानो दिनेश के पूरे परिवार पर विपत्ति कहर बनकर बरस रही थी। लेकिन कहते हैं वक्त का महरम गहरे से गहरे जख्म को भी भर देती है। कुछ दिन बीतने के बाद सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और दिनेश एक सुनहरा याद बनकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी में बहुत कुछ बाकी था। कहते हैं विधना का लेखा कोई नहीं जाने। फिर देखते ही देखते सावन का महीना आ जाता है। दिनेश मर चुका था। उसका पिता अपने छोटे बेटा से कहता है, इस बार सावन महीने में पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर गरीबनाथ धाम
जल चढ़ाना जाना है और अगले सोमवार को जल चढ़ाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि पालेजा घाट गंगा नदी से भोले बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है और हर साल लाखों श्रद्धालु 105 किलोमीटर का कांवड़ यात्रा पैदल जाते हैं, तब जाकर जल चढ़ाते हैं। खैर सभी लोग सोमवार को कांवड़ यात्रा पर जल चढ़ाने के लिए शुक्रवार को पालेजा घाट जल भरकर गरीब धाम के लिए निकल जाते हैं और रविवार के शाम के वक्त तक मुजफ्फरपुर गरीबनाथ धाम पहुंच जाते हैं। और सुबह जब सोमवार को जल चढ़ाकर मंदिर से बाहर निकलते हैं तो बाहर भिखारियों की भीड़ रहती है जो अक्सर तीर्थ धाम पर होता है। वे सब लोग कुछ भिखारियों को दान स्वरूप कुछ पैसे देकर प्रसाद देकर आगे बढ़ते हैं। तो उन्हीं भिखारियों के बीच से एक अधमरा सा भिखारी बहुत जोर से आवाज लगाता है, माँ माँ माँ। अचानक से उन लोगों का कदम एकदम से रुक जाता है। उन लोगों को जाना पहचाना आवाज लगता है तो उस अधमरे भिखारी के पास जाकर गौर से जब देखता है तो उन लोगों को अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? दोस्तों वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि सोनिया का पति दिनेश होता है। दिनेश मां को पुकारने के बाद ही बेहोश हो गया था। दिनेश के माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन दिनेश का जो छोटा भाई था किसी काम का बहाना करके दिनेश को भर्ती करवा के हॉस्पिटल वहां से चला जाता है। और फिर दिनेश के माता पिता उसका इलाज करवाते हैं और भोले बाबा से विनती करते हैं कि हे भोले बाबा, आपने मुझे बेटे से तो मिलवा दिया, अब इसकी जिंदगी बचा लो। लेकिन डॉक्टर दिनेश को देखने के बाद कहता है कि इसके सर पर गहरी चोट के कारण इसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन अभी भी इसे कुछ कुछ याद है और 10-15 दिन इलाज चलने के बाद यह ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। लेकिन इसी बीच दिनेश के मां के साथ उसके देखभाल करने के लिए एक महिला भी साथ में थी। 14 दिन बाद ही दिनेश पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन जब मां के साथ उसकी सेवा कर रही महिला को देखती है तो दिनेश एकदम से चौंक जाता है। उसे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था और दिनेश उस महिला से गुस्सा में कांपते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बदचलन चरित्रहीन औरत, जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर। इतना सुनते ही दिनेश की मां गुस्से में दिनेश से कहती है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तो दिनेश कहता है, तो क्या इसकी पूजा करूं जो मेरे दुबई जाने के बाद ही 3 महीने बाद ही यह गलत रास्तों पे भटक गई और घर से भागकर पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दिनेश की यह बातें सुनकर उसकी मां कहती है, जब दुबई में 3 महीने बाद ही कंपनी में दुर्घटना होने के बाद तेरे मौत की खबर आई तो इस दुख के घड़ी में तुम्हारी पत्नी ही हम सबों के साथ इस घर को संभाल के रखा है और तुम इस पर लाछन लगा रहा है। तब दिनेश एकदम से शौक हो जाता है और फिर कहता है कि माँ, मेरे कंपनी में कोई दुर्घटना नहीं हुआ था और न ही मैं मरा था। मुझे तो छोटा भाई ने एक दिन फोन करके बताया कि सोनिया भाभी घर से किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर मैं कंपनी से किसी तरह छुट्टी लेकर दुबई से पटना पहुंचा और फिर मैं जब अपने छोटे भाई के साथ घर आ रहा था, रास्ते में एक जगह हम लोग रुककर चाय पीने लगे। चाय पीते ही मेरे साथ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जब होश आया तो मेरे सर पे कई टांके लगे थे और मैं सरकारी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में था। लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत भी याददाश्त बची थी। फिर कुछ दिन बाद ठीक होने के बाद वहां से भागकर भीख मांगते मांगते भोले बाबा मंदिर गरीबनाथ धाम पहुंच गया और भगवान ने आप लोगों से मिला दिया। लेकिन सोनिया को जब मालूम था कि मैं मर गया हूं तो ये मांग में किसके नाम की सिंदूर भर रही है। सोनिया सुबह सुबह के रोए जा रही थी, तभी दिनेश की मां बोलती है कि जब तेरा छोटा भाई ने तुम्हारे मौत की खबर दी तो सारा परिवार टूट चुका था। फिर कुछ दिन बाद सोनिया का भरी जवानी में विधवा चेहरा हम लोग से देखा नहीं गया। सोनिया के न चाहते हुए भी हम लोग सोनिया की शादी तुम्हारे छोटे भाई से करवा दी, इसलिए तुम्हारे भाई के नाम की सिंदूर अब सोनिया अपने मांग में भरती है। फिर सब सच्चाई जानने के बाद सोनिया और उसकी मां को समझने देर नहीं लगी कि ये सारा साजिश उसके छोटे बेटे का है। फिर हॉस्पिटल से घर आकर जब कड़ाई से दिनेश के छोटे भाई से उसके माता पिता पूछताछ करते हैं तो सारी सच्चाई कबूल कर लेता है कि उसी ने अपने भाई की मरने की झूठी खबरें फैलाई थी और अपने भाई को अपने भाभी के बारे में गलत जानकारी दी थी कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। जब दुबई से भाई मेरे साथ बाइक पर घर आ रहा था तो मुझे डर था कि कहीं मेरा पोल ना खुल जाए, इसलिए मैंने भाई को रास्ते में चाय पीने के लिए रोका और उसमें नशीली दवा मिला दी। नशीली चाय पीते ही भाई वहीं पे बेहोश हो गया और फिर लाठी से उसके सर पे कई वार किए और उसे मरा समझकर गंगा नदी के किनारे फेंक दिया।
लेकिन किस्मत से वह बच गया। इतना सुनने के बाद घर वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और एक बार फिर से सोनिया दिनेश की हो जाती है। तो दिनेश अपनी पत्नी सोनिया से कहता है कि भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और तुमसे एक बार फिर मुझे मिलवा दिया। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा है तो अपना प्यार जरूर दे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और कहना भी है किसी भी कीमत पर ऐसी नीयत नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।